केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक आज चंडीगढ़ में। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री समेत कई अधिकारी होंगे मौजूद। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री के झड़प। प्रदर्शनकारी बोले असली गोलियां चलाई, ट्रेनें रोकने, टोल फ्री नंबर जारी करने का किया ऐलान। काशी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को पीएम मोदी देंगे सौगात। 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को होगी चर्चा। केजरीवाल को ईडी का 6वां समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम। और पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर वायलेशन। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग। 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज अहम बैठक होनी है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक होगी। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। साथ में पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और सरकार किसानों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए एक बार फिर से आज सरकार की तरफ से बैठक के लिए किसानों को बुलाया गया है। इस बीच किसान संगठनों की तरफ से कुछ लोग और कई केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल के अलावा नित्यानंद राय किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और आज तय होगा कि आगे का किसान आंदोलन की जो आगे की रूपरेखा कैसी होगी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों की तरफ से लगातार मुखर रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तीसरे दिन सरकार की तरफ से एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के साथ बैठक की जाए। आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की शाम को बैठक होनी है। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज तीसरा दिन है। और दिल्ली का कूच करने या बात करें, दिल्ली जाने के लिए किसान लगातार अड़े हुए हैं। पुलिस और किसानों की झड़प लगातार पिछले 2 दिन से हमने देखी है। और सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि किसान अपनी मांगों को लेकर जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि ये इस तरीके की जो घटना है उसमें विराम लगे। और लगातार दो वार्ता फेल होने के बाद आज सरकार की तरफ से फिर पहल की गई है और तीसरी बार आज लगभग 5 बजे के आसपास चंडीगढ़ में फिर से की जाएगी। और सरकार ने कम से कम 13 मांगों में से 10 मांगे मान ली है। सिर्फ 3 मांगे ऐसी है जिसको लेकर किसानों और सरकार के बीच जंग जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान चाहते हैं एमएसपी का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, इसके अलावा फसल बीमा का मुद्दा है जो सरकार के लिए एक पेज बना हुआ है। सरकार इस पर लगातार एक रूपरेखा तैयार कर रही है, चर्चा करने के लिए बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें अर्जुन मुंडा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भी मौजूद थे। और चर्चा यही थी कि किस प्रकार से किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है उसको रोका जाए। कहीं न कहीं ये आंदोलन आने वाले चुनावों पर असर डाल देगा और यही वजह है कि सरकार इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। आज फिर नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा समेत ये तीनों मंत्री फिर से किसानों के समक्ष पहुंचेंगे और आज फिर उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने पर विचार करने की बात कहते हुए आपको नजर आएंगे। जी प्रवेश, अगर बात की जाए किसानों की, जैसा कि आपने भी बताया, किसानों की अधिकांश मांगों पर सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली है और कई ऐसी मांगे हैं जिन पर समय की भी मांग की है। ऐसे में किसान लगातार अब जिद पर अड़े हुए हैं। इसको देखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया लोकसभा चुनाव करीब है और चुनाव की वजह से सरकार नहीं चाहती कि इसका असर सीधा सीधा चुनावों पे दिखाई दे। किसानों को मनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये किसान जो है इस आंदोलन को खत्म करे, अपनी जिद को समाप्त करे और उनकी मांगों को लेकर विचार करने के लिए वो टेबल पर आकर बैठे, बल्कि इस तरीके का उग्र प्रदर्शन ना करे। पुलिस और
किसानों की झड़प पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, तीनों अपने अपने बॉर्डर की निगरानी 24 घंटे कर रही है। और कहीं ना कहीं किसानों का ये आंदोलन ऐसा ना हो कि ये उग्र और ज्यादा होकर दिल्ली कूच करने की जो जिद है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई और दूसरा रूप ले ले। और यही वजह है कि सरकार ने फिर से तीसरी वार्ता करने के लिए शाम 5 बजे चंडीगढ़ में फिर से एक बैठक बुलाई है। और इस बार माना ये जा रहा है सिर्फ एक एमएसपी का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर सरकार का पेच फंसा हुआ है। बाकी लगभग 10 मांगे तो पहले ही मानी जा चुकी हैं और 2 मांगों पर विचार भी है। लेकिन एमएसपी का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर सरकार अभी और समय चाहती है, विचार करना चाहती है। और आज देखने वाली बात है, जब ये तीसरी वार्ता होगी तो किसानों और सरकार के बीच क्या सुलह का रास्ता बनता है या नहीं। निश्चित रूप से प्रवेश से इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे, आप नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें, किसानों का आंदोलन का आज तीसरा दिन है और लगातार किसान मुखर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे दिन आज एक बार फिर से केंद्र सरकार के बीच और किसानों के बीच बैठक होनी है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में ये बैठक होगी और बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा कि किसानों का आंदोलन आगे किस रूप में आगे बढ़ता है। आपको बता दें, अधिकांश किसानों की मांगे मानी जा चुकी हैं और कुछ मांगे ऐसी हैं जिसमें एमएसपी प्रमुख मांग है, एमएसपी की गारंटी प्रमुख मांग है। इस पर पेच फंसता नजर आ रहा है। तो बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। दूसरे दिन के दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महिलाओं को सम्मानित करने के दौरान संवाद भी करेंगे। एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से संवाद करेंगे। दोपहर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तो दौरे के दूसरे दिन आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार के बाद 11 बजे उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही 5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में नए भवन का निर्माण होगा। आपको बता दें, 50 यूजी सीटों की वृद्धि के लिए निर्माण होगा। 60 करोड़ से नए भवन का निर्माण होगा। सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। आपको बता दें, 1 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। 5 करोड़ की लागत से बना है ये सोलर रूफटॉप प्लांट। दीपक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के दौरे की, आज दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत की है, उसके बाद जनता दरबार लगाया है, उसके बाद अब कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। यही कारण है कि जब भी वो किसी दौरे पर रहते हैं तो वहां पर जो मूलभूत आवश्यकताएं या विकास की जो परियोजनाएं हैं, विकास के जो ढांचे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। और इसी कवायद में जिस तरह से मुख्यमंत्री कल गोरखपुर पहुंचे और बात की जाए, जिस तरह से कल के दौरे की बात करें या आज जिस तरह से दौरे की बात की जाए, तो आज उनके प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रमों की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले उन्होंने जो सुबह पूजा अर्चना करके अपने गोरखपुर आवास पर, जहाँ पर लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण करते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं बाल प्रेक्षागृह, जो बाबा गंभीरनाथ बाल प्रेक्षागृह है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जाकर कहीं ना कहीं महिलाओं से संवाद करते हुए दिखाई देंगे। और महिलाओं को जिस तरह से लगातार सरकार स्वावलंबी बनाने की योजनाएं लाती है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी सम्मानित करते हुए दिखाई देंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। जिस तरह से लगातार सरकार के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलने वाली और सरकार के लिए स्वावलंबी, और जिस तरह से सृजन के लिए, चाहे बात की जाए सृजन की बात करें या रोजगार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं जो लगातार समाज के लिए आगे निकल कर आ रही हैं, तो उन सभी महिलाओं को चिन्हित करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी वार्तालाप करते रहेंगे। और इसी तरीके से बात की जाए चाहे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, तो जिस तरह से बात की जाए लगातार बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजनाओं की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से 50 निजी सीटों को बढ़ाया गया, तो उसके नए निर्माण भवन के लिए लोकार्पण भी किया जाएगा। वही बात की जाए जिस तरह से लगभग 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण लगातार मुख्यमंत्री के
माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में जो आर्थिक तरक्की की बात की जाए या प्रदेश के जो रोजगार की व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा या शिलान्यास होगा, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश में रोजगार भी होगा। और जिस तरह से बात की जाए चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, तो जो नए भवन निर्माण है उसके लिए भी लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मुहैया कराई गई है। अब देखने वाली बात ये है, वही बात की जाए जिस तरह से तमाम दौरों की बात करें, जिस तरह से बात करें बीआरडी के अलावा जो आने वाली उसमें विद्युत व्यय के खर्चा की बात करें, तो सोलर प्लांट की भी जो व्यवस्थाएं की जा रही है, लगभग इसके लिए भी 5 करोड़ की मुआवजा राशि सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगे रहते हैं, तो ये एक उनका एक बेहद सराहनीय पहल माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, लगातार जब भी प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग दौरे पर रहते हैं, तो प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या प्रदेश के जो आर्थिक तरक्की के साधन है या प्रदेश के जो विकास के रफ्तार है, उसके लिए लगातार काम करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, निश्चित रूप से दीपक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने सुबह रात्रि विश्राम के बाद सुबह पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत की है। उसके बाद जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार के बाद अब 11 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का ये मामला, आपको बता दें मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है और मस्जिद कमेटी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। तो ये अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी, इसके बाद अब इस फैसले को मस्जिद कमेटी की तरफ से चुनौती दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी और इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में गई है और इस जो तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है, तो पूजा की इजाजत की रोक से संबंधित ये याचिका है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आज फैसला कैसा आ सकता है? और अगर प्रयागराज माफ कीजिएगा वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां का माहौल कैसा है, मंदिर परिसर के आसपास का इस फैसले के को लोग किस तरीके से देख रहे हैं? जी, बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आज ज्ञानवापी को लेकर अहम सुनवाई होनी है। जो है मुस्लिम कमेटी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसी पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। हिंदुओं को जो है व्यास तहखाने में पूजा पाठ के लिए जो आदेश जारी किया गया था वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा, उसी के क्रम में जो है आज ये मुस्लिम पक्ष के ने याचिका दायर करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसी की आज एक सुनवाई होनी है। जी, तो विनय, अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में किस तरीके से इस फैसले को लेकर जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है, लोगों में कैसा इस फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं को सामने आ रही हैं? लोगों का क्या कहना है कि किस तरीके का फैसला आ सकता है? जी, बता दें कि व्यास तहखाने में हिंदुओं ने अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी है। आदेश आने के बाद ही वहां पे बाकायदा जो है मंदिर को धुलकर बाकायदे साफ सफाई किया गया। उसके बाद जो है वहां पर पूजा, लेकिन उसके बाद ही जो है मुस्लिम समुदाय जो है इससे कहीं नाराज दिखा और वो इसके लिए जो है वहां हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और हम आपको बता दें कि आज जो है एक अहम फैसला आने वाला है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष को बेसब्री से इंतजार है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनके पक्ष में भी फैसला आ सकता है, उनको बेसब्री से इस बात का इंतजार है। निश्चित रूप से विनय, इस अहम अपडेट अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। जिला जज के जो फैसले पर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से, और इस पर आज सबकी नजर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट से आखिर क्या फैसला आ सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
आपको बता दें, जिला जज ने इस मामले पर तहखाने में पूजा की अनुमति दी है और इसी पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची है और पूजा पर रोक लगाने संबंधित याचिका दाखिल की गई है। का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आज बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी बैठक करेंगे और बैठक में अहम मसलों पर मंथन होगा। प्रभारी बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही बैठक करेंगे। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। हारी हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हारी हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा प्रभारी बैजंत पांडा आज अहम बैठक करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे बैजंत पांडा। इस दौरान यूपी में भाजपा के द्वारा जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हारी हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है। तो आज बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी इस अहम बैठक करेंगे। ये अहम बैठक प्रभारी बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा और मंथन होगा। हारी हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार विमर्श हो सकता है। और दीपक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए, बैजंत पांडा लोकसभा प्रभारी हैं, इन्होंने आज एक बैठक बुलाई है। बीजेपी के अहम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ही अहम बैठक होने वाली है और कई पहलुओं पर इस बैठक में मंथन और चर्चा हो सकती है। हारी हुई सीटों को लेकर और उन पर प्रत्याशियों को लेकर ये चर्चा हो सकती है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव मोड में रहती है और जिस तरह से बात की जाए इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश कार्यालय पे बैठकों का दौर है या जो जिस तरह से लगातार हलचल देखने को मिल रही, तो इसी हलचल के बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से कल से ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर बैजंत पांडा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी और चुनाव प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं आज बैठकों का दौर प्रदेश में शुरू हो चुका है। वही बात की जाए प्रदेश कार्यालय पर, तो इस बैठक में बात करें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी की बात करें, तो तमाम संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में उन सीटों पर चर्चा होगी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी या किन्हीं कारणों से उनकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब वो रणनीति अपनाती हुई दिखाई दे रही। चाहे बात की जाए तमाम अम्बेडकर नगर की बात करें या गाजीपुर की बात करें या पूर्वांचल के कई ऐसे जिलों की बात की जाए या पश्चिम के कई ऐसे जिले थे जहां भारतीय जनता पार्टी को निराशा लगी थी, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी एक बार चाहती है कि उन प्रत्याशियों को घोषित किया जाए, जिताऊ प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें को जीतने की योजनाएं बनाई जा रही है उस पर किस तरह से काम किया जाए, उस पर एक मजबूत आधार दिया जाए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बैठक के माध्यम से ये भी चताया जाएगा, जो भी प्रत्याशी उतारा जाए जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए और जनता के बीच उसकी पकड़ होनी चाहिए, समाज कल्याण की बात करता हो, सामाजिक न्याय की बात करता हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने काम करने की रवैया है और जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा होती, तो हम आप तो जिस तरह से बात की जाए लगातार कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी चुनावों की रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही। यही साफ कारण है कि आज बैजंत पांडा जो प्रदेश कार्यालय पर बैठक लेंगे, बैठक के माध्यम से उन सभी सीटों पर चर्चा होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई थी। हाँ, निश्चित रूप से दीपक का एक अहम सवाल यह है कि एक तरफ भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है, उसमें जो खामियां हैं उसको दूर कर रही है, दूसरी तरफ जो उसका गठबंधन है एनडीए गठबंधन लगातार उसका कुनबा भी बढ़ाने में लगी हुई है, और तीसरी चीज कई अहम ऐसे फैसले लगातार सरकार ले रही है, चाहे यूपी सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। चुनावी मोड में पूरी पार्टी नजर आ रही है और पूरी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की नजर है।
जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में दावे कर रही है, 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, और वहीं बात की जाए देश की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था लोकसभा के अंदर कि इस बार हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर अब एक जो संगठनात्मक मोहर लगनी थी, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से संगठनात्मक मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वही बात की जाए एनडीए घटक दलों की, एनडीए में जो शामिल दल है, या जिस तरह से लगातार एनडीए का कुंभा बढ़ रहा है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा एक गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, कहीं ना कहीं अब लगातार इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बात की जाए जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ नरम रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और साफ तौर से कहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारी में हम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। और वही बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा में रहते, तो उन्होंने भी अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन हाँ ये जरूर है, जो सत्ता का लालच होता है, जो पद का लालच होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद से तो लालच नहीं दिया। ये जरूर है कि सचिव के पद से तो लालच दे दिया। जो समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया था, उस पद से अभी उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। हालांकि ये जरूर है, राम गोविंद चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है अखिलेश यादव से कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा नामंजूर किया जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है और अपना वोट बैंक रखते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर लगातार कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो ये गठबंधन बना है, आखिर ये गठबंधन कितना मजबूत होता है। हालांकि ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से बात की जाए, कल ही देखा गया कि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वही बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री के बाद और की बात करें, तो वो भी जुड़े कल ही भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिवाकर शास्त्री भी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एनडीए का कुंभा बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, या दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, तो वो जिस तरह से लगातार खुले मंचों से कह रहे हैं इस बार निश्चित रूप से दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बढ़ते हैं फिर खबर की ओर। आप देख रहे हैं, फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अगली अहम खबरों की। लखनऊ से अगली अहम खबर, सरोजिनी नगर में आयोजित हुआ शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान में महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, एसएचजी से जुड़ी मातृशक्ति को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की नीतियों से नारी सशक्त बन रही है। राजेश्वर मिश्रा ने ये बात कही है। राजेश्वर मिश्रा सरोजिनी नगर से विधायक हैं। नए भारत की नारी सशक्त और सक्षम बन रही है। राजेश्वर मिश्र की तरफ से ये बातें, माफ कीजिएगा, राजेश्वर की तरफ से बातें कही गई हैं। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। तो विधायक राजेश्वर सिंह की तरफ से ये बातें कही गई। प्रधानमंत्री की नीतियों से नारी सशक्त हो रही है, राजेश्वर सिंह ने ये बात कही है। सरोजिनी नगर के विधायक हैं राजेश्वर सिंह। नए भारत की नारी सशक्त और सक्षम बन रही है। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सरोजिनी नगर में आयोजित हुआ है नारी शक्ति वंदन अभियान। इस अभियान के तहत शक्ति वंदन अभियान में महिलाओं को सम्मानित किया गया है। एसएचजी से जुड़ी मातृशक्ति को सम्मानित किया गया है। सरोजिनी नगर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से नारी सशक्त बन रही है। एसएचजी से जुड़ी मातृशक्ति को सम्मानित किया गया है। इस बीच बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस बेकाबू हुई है, और इस बस का कहर देखने को मिला है। बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंदा है। आपको बता दें, इसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बारातियों से भरी बस अनियंत्रित हुई है।
5 लोगों को रौंदा है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 5 लोगों को बस ने रौंदा है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए अनियंत्रित बस जो बारातियों से सवार थी, उसने 5 लोगों को रौंदा है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के छटाई थाना क्षेत्र के कमोना गांव पे जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसमें जो सड़क किनारे 5 दलित लोग खड़े हुए थे, जिसमें 5 लोगों को तेज रफ्तार बस ने जो रौंदने के बाद उसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि जो 2 लोग हैं उनके लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जो वहाँ पुलिस के अधिकारियों वहाँ तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद जो अधिकारियों ने बताया, अधिकारियों का कहना यह है कि जो 2 की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, तो उनके लिए हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। अगर बात की जाए अभी तक की, तो अभी तक उनकी जो हालत बताई जा रही है बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का अभी भी ये कहना है कि अभी भी जो 2 लोग रेफर किए गए थे, उनकी जो हालत है बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हालांकि जो 3 लोगों की जो बात की है, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो तेज रफ्तार जो बस का जो ड्राइवर था, उस हालांकि जो बस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का जो कहना है, वो कहना ये है कि जो हालात है, हालांकि गांव में जिस तरह से जो भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसको लेकर गांव के लोगों ने हालांकि जाम लगाने की कोशिश की थी। पुलिस के जो लोग थे उन्होंने समझा के, अधिकारियों ने समझा बुझवा कर जाम को तो खुलवा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से गांव में एक ही गांव के जैसे 3 लोगों की जो मौत हुई है, तो गांव में मातम छाया हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में बहुत ही भयंकर जो घटना हुई है, उससे पूरा गाँव एक तरह से हिल गया है। हालांकि जो 2 जो व्यक्ति हैं जो घायल है, उनकी भी हालत अभी इसी तरह की बताई जा रही है। जो डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अभी कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। दोनों जो घायल है वो आईसीयू में भर्ती है, और आईसीयू डॉक्टरों का कहना है कि 24 घंटे के बाद पता पड़ेगा कि आखिरकार उनकी हालत वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो अगर बात की जाए, तो उसमें 3 लोगों की जो मौत हुई है, उससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते थे, जो परिजन है उनको भी सांत्वना दी है अधिकारियों ने। हालांकि जो बस का जो ड्राइवर है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस को निश्चित रूप से अनिल मीणा, ये दुखद 3 लोगों की ये दुखद मौत हुई है, 5 लोगों को बस ने रौंदा। आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बस ने 5 लोगों को रौंदा है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंदा है। बुलंदशहर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 की मौत मौके पर हुई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अगली खबर की हम बात करेंगे अब। सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से अगली खबर, अनियंत्रित होकर बस, आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए हैं। बस्ती से रामेश्वर जा रही थी ये श्रद्धालुओं से भरी बस। बस में कुल 65 लोग सवार थे। तो सोनभद्र से अहम खबर, बस्ती से रामेश्वर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। बस में कुल 65 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची रावर्ट्सगंज कोतवाली गुरमा चौकी पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। तो सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर बस मारकुंडी घाटी में पलटी है। दर्जन भर से अधिक यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। बस्ती से रामेश्वर जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी ये बस। कुल 65 श्रद्धालु इस बस में सवार थे। बस पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस्ती से रामेश्वर जा रही थी ये श्रद्धालुओं से भरी बस। सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक बस में 65 लोग इस बस में सवार थे। लगभग 1 दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची रावर्ट्सगंज कोतवाली गुरमा चौकी पुलिस। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। 1 दर्जन से अधिक लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। सोनभद्र से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर बस मारकुंडी घाटी में पलटी है।
दर्जन भर से अधिक यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। बस्ती से रामेश्वर जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी ये बस। इस बस में 65 यात्री सवार थे। तो मारकुंडी घाटी में पलटने से, इस बस में पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से इन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस्ती से रामेश्वर जा रही ये बस, श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटना का शिकार हुई है। मारकुंडी घाटी में ये बस पलटी है जिसमें कई लोग घायल हुए। 65 लोग इस बस में सवार थे। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया है। 65 लोग इस बस में सवार थे। अनियंत्रित होकर बस ये मारकुंडी घाटी में पलटी है। 1 दर्जन से अधिक लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, महिला अधिवक्ता ने दर्ज कराई है एफआईआर। आपको बता दें 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। चैम्बर में अधिवक्ताओं पर छेड़छाड़ का आरोप और धमकी का आरोप लगाया है। अधिवक्ता सूरज साहू और विवेक सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही महिला अधिवक्ता ने ये आरोप लगाए हैं। चैम्बर में चोरी और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया है मामला। लखनऊ बार एसोसिएशन से भी की गई थी शिकायत। महिला अधिवक्ता की शिकायत पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो लखनऊ बार एसोसिएशन से भी शिकायत की गई थी। महिला अधिवक्ता की शिकायत पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यह अहम खबर आपको दिखाने लखनऊ से ये खबर, महिला अधिवक्ता ने दर्ज कराई है एफआईआर। 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। चैम्बर में अधिवक्ताओं पर छेड़छाड़ व धमकी देने का आरोप महिला ने लगाया है। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता सूरज साहू और विवेक सिंह पर महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है महिला अधिवक्ता जिसने ये आरोप लगाए हैं। तो चैम्बर में चोरी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, ढाबा कर्मचारी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें बेटे राजू की तहरीर पर 4 नामजद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। 45 वर्षीय गुड्डू रावत को टीले वाली मस्जिद के पास से उसका शव मिला था। बेटे ने पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। अलीगंज में बेटे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है। बेटे ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया था। बेटे राजू की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 45 वर्षीय गुड्डू रावत को टीले वाली मस्जिद के पास मृत अवस्था में पाया गया था। तो बेटे ने पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब बेटे की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगंज में बेटे की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। तो ढाबा कर्मचारी की मौत के मामले में एफआईआर अब दर्ज हुई है। बेटे राजू की तहरीर पर 4 नामजद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। 45 वर्षीय गुड्डू रावत को टीले वाली मस्जिद के पास से मृत अवस्था में पाया गया था। बेटे ने पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। बेटे राजू की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 45 वर्षीय गुड्डू रावत को टीले वाली मस्जिद के पास मृत अवस्था में पाया गया था। बेटे ने पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, 13 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाई है। आपको बता दें भूसी की कोठरी में लटकता मिला है किशोर का शव। मां की डांट से आहत बेटे ने फांसी लगाई है। मोहनलालगंज के इमलिहा खेड़ा की यह घटना है। तो यह हम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मां की डांट से आहत बेटे ने फांसी लगाई है। मोहनलालगंज के इमलिहा खेड़ा की यह पूरी घटना है। इस वक्त की हम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से 13 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाई है। तो देश के बाद में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।